नमस्कार दोस्तों, आईएस फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो पहले प्रथम भाग में जो हम लोग पढ़े थे, पहले भाग में विविधता एवं भेदभाव के बारे में पढ़े थे कि विविधता हमारे देश में इस तरह भेदभाव का रूप ले लेती है, विविधता से हमें क्या नुकसान होता है। और हमने ये भी जाना था कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने की वजह से जो हमें तकलीफ होती है, जो हमारे दोस्तों को या फिर किसी और को या फिर इस संस्कृति को जो ठेस पहुँचती है, उन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। और जो सबसे बड़ी हमने कल बात बताई थी वो कि लड़कियों के बारे में जो पूर्वाग्रह है लड़कियों के बारे में जो पूर्वाग्रह है हमारे देश में, उन सब के बारे में हमने कल चर्चा किया था। अब जो आगे हम आज पढ़ने वाले हैं वो असमानता एवं भेदभाव। आइए देखते हैं। भेदभाव तब शुरू होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं का आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, भेदभाव जो है तब शुरू होता है जब लोग जो है पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। देखिए, 100 बात की एक बात। भेदभाव कब पैदा होता है? जब हम किसी को अपने से छोटा समझने लगते हैं, अपने से नीचा समझने लगते हैं, तभी रूढ़िबद्ध धारणाओं या फिर पूर्वाग्रहों के आधार पर जो व्यवहार करने लगते हैं उससे। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं, ठीक है, आप उसको कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि भेदभाव और असमानता का वो जड़ है, वहीं से शुरू होता है। किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या कुएं के हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों के इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल में अगर आपको हम डेमो से समझाएं, सबरीमाला मंदिर एक नंबर। सबरीमाला मंदिर में क्या है? महिलाएं नहीं आ सकती, सिर्फ पुरुष आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव हो रहा है हमारे देश में, आज भी है। 21वीं सदी की बात मैं बता रहा हूँ। ये हमारे देश का जो है एक विविधता के तौर पर जो भेदभाव हो रहा है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आप भी आज आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि ब्राह्मण क्या बोलते हैं, एक बार न्यूज़ में आया था कि वो कोई जो है छोटा जात का बच्चा जो जाके हैंड पंप पकड़ लिया था, तो उसका पंडित जो है वहाँ पे सर फोड़ दिया था। तो ये कहीं ना कहीं यही है भेदभाव। ठीक है, भेदभाव को जन्म कहाँ से होता है? तो पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं से ही उनका जन्म होता है। भेदभाव के कई कारण हो सकता है। आप यदि करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 से बहुत भिन्न। हाँ, आपको पहले बताया थे समीर 1 और समीर 2 का कहानी। भेदभाव जो है कई कारणों से होता है। ठीक है, यदि आप पिछले पाठ में पढ़े होंगे तो समीर 1 और समीर 2 भिन्न थे। पिछले पाठ में हम आपको बताया था, अगर नहीं देखें तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, ये भी विविधता का एक पहलू था। ठीक है, ये भेदभाव का कारण भी बन सकता था, पर ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों का निम्न कोटि का मानता होता। दोनों समीरों का एक ही अंतर है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। देखिए, दोनों समीरों का जो है ना एक ही अंतर था। ठीक है, वो एक मिनट, सॉरी। देखिए, समीर 1 और समीर 2 कहानी में जो है उनका धर्म अलग था, वह विविधता का एक पहलू था। ठीक है, पर वो भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ऐसा तब होता जब समीर 1 या समीर 2 अपने से भिन्न प्रथाओं पर रिवाजों पर निम्न कोटि के मानते। ठीक है, दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थी। समीर 2 गरीब था, विविधता का पहलू नहीं है। समीर 2 जो गरीब था, हम आपको पहले बता चुके हैं, गरीबी विविधता का पहलू नहीं है। ये तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तर, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से ये यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों पर पूरा करने का साधन नहीं है, तो इसके आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। देखिए, कुछ लोगों को जो है असमानता और विविधता का जो है दोनों तरफ से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो
हाँ, सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, जिनकी संस्कृति को जो है मान ली कैसे भेदभाव का कारण बन गया। एक तो इस कारण कि वह समुदाय के सदस्य नहीं है, ठीक है, और जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जा रहा है, ठीक है, ऊपर से वे गरीब हैं, 3 बात हो गया, और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन भी नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। उसका आगे पढ़ते हैं। भेदभाव का सामना करने पर जो कठिनाई आती है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई गिरी, खेती एवं बुनाई। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ काम को जो दूसरे के मुकाबले जो अधिक महत्वपूर्ण है, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम से कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं वे उनके गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों वो एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्हें अपना ऊंची जाति और उत्कृष्ट माना कहा, जिन समझा जाता है। ये समझ लीजिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए तो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, जैसे बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ई गिरी, खेती बुनाई इत्यादि, ठीक है। लेकिन कुछ कामों को जो है उसके मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है, ठीक है, और कुछ कामों को नीचा समझा जाता है, ठीक है। जैसे सफाई करना, क्या है, सफाई करने को जो है आदमी नीचा समझता है, ठीक है। कपड़ा धोना नीचा समझता है, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों पर समाज का महत्व जो है नहीं माना जाता। इसलिए इन लोगों को कामों को करते हुए गंदा अपवित्र माना जाता है। देखिए, जो लोग नीचे का काम, मान लीजिए अगर कोई नीचा जात का आदमी है, कोई डोम है या फिर कोई चमार है, तो उनको नीचा जात का माना जाता है, ठीक है। उनको जो है अपने से लेवल में नहीं लाया जाता है, और फिर वो जो है मतलब जात वो जो है भेदभाव का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। कामों के आधार पर जो है भेदभाव हो जाता है और फिर उसको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और जो है इस सीढ़ी के रूप में देखा जाए तो एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे है। अगर इसे सीढ़ी के रूप में देखा जाए तो एक जाति यहाँ है और फिर दूसरा जाति यहाँ, इस तरह से एक जाति जो है सीढ़ी के ऊपर और दूसरा जाति फिर यहाँ, फिर इसी तरह से समाज में जो है हमारा भेदभाव है, ठीक है। सीढ़ी के तले रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया, ठीक है। और जो लोग नीचे जात के होते हैं उनसे अछूत और अयोग्य कहा जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए काम के अलावा और कई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। इनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उसे उन्होंने तथाकथित अछूतों से वंचित रखा। अगले पृष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक भाग हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए। भारत में एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव में अपना अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में, इसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति से जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं था और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो सब जानते हैं, संविधान पिता, भारतीय संविधान के पिता। और दलित नेता जो थे वो दलित समुदाय से आते थे, ठीक है, जो बहुत गरीब थे और महार जाति से थे, ठीक है। तो उनको ना गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, उन लोगों को गांव के बाहर ही रहना पड़ता था। अम्बेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। अपनी जाति के जो अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जो अपने कॉलेज में जो अपनी पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा।
ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलित ने मंदिर में प्रवेश की कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो समान निगाह से सबको देखे, तो लास्ट में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। परिवर्तन करके उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करने चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। और उनका ऐसा मानना था कि ऐसा समाज बनाए जिनकी सब में सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की, सिर्फ ब्राह्मण की इज्जत हो। ठीक है, तो भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ, तो वे महाराष्ट्र में केरा गांव देखिए, केरा गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है, बड़ी देर हमें इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटी बीत गई तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने हम पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें केरा गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि केरा गांव कैसे पहुंचते। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ। वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी मैंने सोचे मेरे मुंह से निकल गया था कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भुचक रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि वे एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। वे काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो जोश, खुशी और उत्साह की भावना की, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम केरा गांव जा सकते थे। अगर केरा गांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग के सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हम ऐसे एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। देखिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है, ये जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ एक ऐसा घटना घटता है कि वो स्टेशन पर जो है अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे केरा गांव से आने के लिए। उसका पिताजी और उसका नौकर जो है कि केरा गांव से आने के इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो अच्छा कपड़ा पहन के खड़े होते हैं बहुत खुशी से। तो स्टेशन मास्टर आता है, क्या कर रहे हो? तो केरा गाँव जा रहे हैं। तो हम अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके नौकर और मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए, केरा गाँव से आने वाले थे। तो वो जो होता है स्टेशन मास्टर, तो ब्राह्मण होता है, तो उसको लगता है कि ये ब्राह्मण का बच्चा होगा। ठीक है, क्योंकि पहनावा वहनावा से नहीं लग रहा था कि वो अछूत का बच्चा है। ठीक है, तो वो फिर जो है एक बार पूछा कि गलती से जो है वो बोलता है कि हम कौन है। ठीक है, तो उसका मुंह से निकल जाता है अम्बेडकर का कि हम महार है। तो महार का जाति को तो वहाँ बम्बई प्रांत में जो अछूत माना जाता था। तो अब क्या होता है ना कि अब वो जो है छोड़ देता है, स्टेशन मास्टर छोड़ के अपने कमरे में चले जाता है। और फिर जो है कि वह बहुत टाइम भी बीत गया, सूरज भी ढल गया। अब जो है कि वो फिर आता है स्टेशन मास्टर, बोलता है अब तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो? बोले अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाता तो हम महार गांव चले आते। ठीक है, बैलगाड़ी तो किराए पर जा रही थी, लेकिन वो अछूत और नीचे वर्ग के लोगों को नहीं लेके जाती, ले जाके अपना हाथ पैर गंदा, अपना गाड़ी गंदा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद जो है स्टेशन मास्टर जो है तौल मोल करके जो है जो तौल मोल कर रहा था गाड़ीवान सबसे, तो हम चुपचाप खड़े हो गए और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद जो है जो मुस्कुराहट थी मेरे चेहरे पर वो ख़त्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। ठीक है, तो क्लियर है।
अब आगे, कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक वजह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग अपने आप से दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। ये छोटी सी घटना दिखती है, ऐसे गाड़ी ने एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन से सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलित को कोई गतिविधियों से वंचित रखा है, बल्कि वह उनमें से आदर और समानता भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। देखिए, कल्पना करके देखिए कि क्या हुआ होगा अगर आपके साथ ऐसा होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलित और गतिविधियों से वंचित रखा, बल्कि हमें और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों से मिलता है। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उनमें से समानता व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब देखिए, ये होता गया, लेकिन होते होते कभी ना कभी जो है अंदर से एक ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, फट ही जाती है एक ना आज न कल। तो ज्वालामुखी फटा, जैसा कि पहले भी बात हुई, हम बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, वे उन्हें भी अधिकार मिले। किसान और दलितों ने अपने आप को जमींदारों उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापित कई तरह के असमानताओं पर विचार किया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जो हमारे नेता जो है वह असमानताओं पर जो कई तरह का विचार किया। संविधानों को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, और जो संविधान लिख रहे थे उसको तो पता था कि हमारे संविधान कैसे कैसे भेदभाव हो रहा है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। ठीक है, ये भी देखा गया कि किस तरह लोगों ने रोड पे आगे संघर्ष कर रहे हैं। कई नेता ने लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि का लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हमें सभी को एक भारत के रूप में जोड़नी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हुआ। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की अपराधी की तरह देखा जाता, छुआछूत को जो अपराधी की तरह देखा जाता, और इसे कानूनी रूप में ख़त्म कर दिया गया। देखो, छुआछूत को जो अपराध की तरह देखा जाता है और इसे जो है कानूनी रूप में जो है ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, यही है अपने अधिकार मांग करती हुई महिलाएं। देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, मज़ा आएगा। हाँ, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वे गरीबों और मुख्य धाराओं के अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता का अधिकार का फ़ायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। देखिए, यहाँ तक तो क्लियर है कि जब संविधान बन रहा था, तो जब संविधान के जो मेंबर्स थे उसको पता था कि हमारे देश में कैसे कैसे जाति भेदभाव, तो ऐसा लक्ष्य रखा गया संविधान बनाने में ताकि उनको समानता का अधिकार मिले। और जो छुआछूत को जो अपराध की तरह देखा जाता था, ठीक है, इस पर जो है इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और आदमी को जो है अपना पसंद का काम, राइट टू फ्रीडम मिल गया। ठीक है, अपना पसंद का काम, अपना पसंद का नौकरी, इसके लिए जो है दरवाज़ा खुला हुआ। अपना पसंद का धर्म जो समझ में आए करे। और सरकार पर जो विशेष भार डाला गया कि वो जो है नीचे तबके के लोग को जो है, नीचे तबके के छुआछूत जिसके साथ हो रहा है उनके साथ जो है न्याय करे और उसके लिए विशेष कदम उठाए, कुछ अच्छा करे। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया था कि यही पार्ट इसी बात को उठाता था कि असमानता आज भी मौजूद है। आज भी 21वीं सदी में भी समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों का संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा था कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया था कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले में रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया था कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारण के रूप में भी देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, देखिए, हालांकि आज भी जो है हमारे जीवन में 21वीं सदी में भी हमारे जीवन में जो है छुआछूत, अगर आप गांव में चले जाएंगे तो आपको असमानता, छुआछूत, ये सब कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो है इसके लिए निरंतर जो है संघर्ष करते रहना होगा। ठीक है, भारत के लिए समानता का जो मूल्य है, जो वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, ठीक है, सच्चाई बने, इसके लिए जो हमें संघर्ष करते रहना होगा, आंदोलन करते रहना होगा, और सरकार इसके लिए जो है कदम उठाए। कदम उठाना बहुत जरूरी है। संविधान के लेखकों ने ये कहा था कि विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान मानना, समानता से सुनिश्चित करना और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने ये कहा था कि उसे जो है मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, विविधता को जो है मूल्यवान मानना है। उन्होंने महसूस किया कि लोग अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोले, अपने त्यौहार मनाएं और अपने आप को खेले रूप में अभिव्यक्त करें। ठीक है, और हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए कि नहीं भाई, यहाँ रहने वाला हर आदमी नहीं, यहाँ रहने वाला हर आदमी एक ही धर्म का होगा, एक ही भाषा, वो सब कुछ नहीं, जिसको जैसा अच्छा लगता है करे। ठीक है, इसलिए हमारे देश को जो धर्म निरपेक्ष बनाया गया, जहाँ सभी लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का जो है पालन कर सके। यह हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक बना। ठीक है, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देखा गया। जैसा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और ये आज अब जो है देखा जाए कुछ जगह पे जो है हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आता रहेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो ऐसा कुछ है जो हम सुधार कर सकते हैं तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आप उनके लिए शेयर कर दीजिए जो कहीं ना कहीं आज भी असमानता, अछूत और रूढ़िबद्ध धारणाओं का शिकार बनकर घर में ही है, जो शहर नहीं आ सकते, लाखों रुपए नहीं भा सकते, जिनके पास उतने रुपए नहीं है। तो उनके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का मौका मिले। ठीक है, जय हिंद।